हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अर्निंग्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का पर्पस है आपको टैक्सेशन के रिलेटेड फ्री वीडियोस देना। जो भी आपका सीएस के रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो या इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, उसकी सभी की सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। एंड सेकेंडली थिंग, जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और है आपका फॉरेक्स, डेरिवेटिव, डिविडेंड, ऑप्शंस, जो चैप्टर है जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, उसका हम आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल भी इंफॉर्मेशन देंगे। जिसने प्रैक्टिकल समझना है वो प्रैक्टिकल भी समझ सकता है, और जिसने थ्योरेटिकल करना है वो थ्योरेटिकल भी कर सकता है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि ये जनरल टैक्स रेट है। जनरल टैक्स रेट में क्या है कि ये हमारे पास ऑप्शनल नहीं है, ये हमारे पास कंपल्शन है, यानी कि ये लगेगा ही लगेगा। ऑप्शनल इस साल निकाला है इन्होंने, ठीक है। और उसमें आप ये देखेंगे कि सबके बंदे के पास ऑप्शन होती है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो आपको मैं आपको नेक्स्ट इस क्लास में मैंने वो टॉपिक कवर नहीं किया, फिर क्लास बहुत बड़ी बन जाती। तो करके नेक्स्ट में करेंगे। वो सेक्शन है 115 BAC, लिख देते हैं। सो 15 ठीक है जी। इस सेक्शन में ऑप्शनल है, बाकी इसका हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि अब ये जो स्लैब है ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। जब भी क्वेश्चन आए पहले ये देख लीजिए कि है किसका क्वेश्चन। बस सबसे पहले आपने जस्ट ये देखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मेरी टैक्स लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होगा। तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। ये हमारी लिमिट दी हुई है, ठीक है जी। तो आगे आगे करते हैं। ये आगे है सीनियर सिटीजन। इसमें लिखा है वर्ड रेजिडेंट, जिसकी एज 60 ईयर्स हो जाए या मोर। यहाँ पे आपका 60 ईयर्स कंप्लीट हो गया, वहाँ पे आप सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2.5 लाख की जगह क्या आया था, 3 लाख आया था। बाकी सारा का सारा अप टू डेट वैसे ही है जैसा यहाँ पे है, कोई चेंज खास है नहीं। बस यहाँ पे सिर्फ ये पर्पस आएगा। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज नॉन रेजिडेंट है, जो ये नॉन रेजिडेंट है इसकी एज 60 ईयर्स है, तो क्या कौन सा स्लैब लगेगा, ये वाला या ये वाला। तो आपने लगाना ये वाला है नॉन रेजिडेंट के केस में, क्योंकि नॉन रेजिडेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीनियर सिटीजन है या सिंपल है कैसा भी है, लेकिन रेजिडेंट में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आगे जो नेक्स्ट है, ये फॉर सीनियर सिटीजन में, इसमें अगर एज आपकी 80 ईयर्स से अबव हो जाती है तो करके आपका जो ये इधर का स्लैब है, ये भी नीचे वाला स्लैब बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। ऊपर वाला ये है जो 3 लाख की लिमिट है वो 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें नोट्स आपने बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, वो मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव टैक्स रेट आर स्लैब रेट्स, जो अबव है वो स्लैब रेट्स हैं। रेजिडेंट फैक्टर डिसाइडेड ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो रेजिडेंट फैक्टर है वो सिर्फ 2 केसेस में डिसाइड होता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ में, और किसी में नहीं होता। बाकी हर एक में या तो रेजिडेंट होएगा या तो नॉन रेजिडेंट होएगा। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ में होएगा। एंड थर्डली थिंग 115 BAC ऑप्शनल है। और यहाँ पे सरचार्ज भी है। सरचार्ज में क्या है कि अगर 10% से ज़्यादा हो जाती है, तो 50 लाख से ज़्यादा है तो हमारा 10% सरचार्ज लग जाएगा। अगर
1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, और अप टू 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 25%, अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 37%। ठीक है जी। एंड आगे हैं रिबेट। रिबेट कैसे मिलती है इंडिविजुअल को, ये आपने 87A पढ़ा होगा। इसमें एक कंडीशन बहुत ध्यान से देखनी है कि हमारी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोग भूल जो जाते हैं, यानी कि इनको बस ये कंडीशन आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि 5 लाख से कंडीशन आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। इसमें आपको 87A की रिबेट मिलेगी। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये है, इसमें सभी के अगेंस्ट मिलेगा लेकिन LTCG के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। सभी के अगेंस्ट मिलेगा लेकिन LTCG के अगेंस्ट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A, ये मैं आगे बताऊंगा कि 112A क्या है, कैसे यूज़ होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसी है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि 112A में जो भी होगा कैलकुलेशन आपका, इसमें एडजस्ट नहीं होगा। अगर इसमें आपके पास इनकम है तब आपका वो नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी बना कर दे दूंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या है। ठीक है जी। और जो ये रिबेट कैलकुलेशन होएगी, ये एजुकेशन सेस को कैलकुलेट करने से पहले, यानी कि इनको ऐड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने इनकम निकाल दी, सर चार्जेस लगा दी, जो भी है, उसमें अगर आपका जो भी बनता है, आपकी अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती तब आपको इसमें रिबेट मिलेगी। ठीक है जी। आगे है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हो, LLP, लोकल अथॉरिटी, सीधा 1 रुपये की इनकम भी कमाई तो भी 30% लगेगा। अगर मोर देन 1 CR है तो 12% सरचार्ज। कंपनी के केस में क्या है कि अगर आपकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 18-19 में, ध्यान से देखिएगा, 18-19 में अगर आपकी 400 करोड़ है तो करके आपको 25% लगेगा। अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी में आपको 30% लगेगा। यानी कि कई बार, यानी कि आप अगर इस साल अगर आपकी 20-21 में अगर कोई कंपनी बनी है तो ये तो क्लोज 25% का तो लगेगा ही नहीं किसी भी हालत में, तो आपका सिर्फ सीधा का सीधा 30% लगेगा, और फॉरेन कंपनी का आपका 40%। तो इसमें सरचार्ज कैसे है कि अगर 7% तब लगेगा अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है और अप टू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाती है तो 12%। अगर ऐसे ही फॉरेन कंपनी में है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 2%, और अप टू 10 करोड़ तक। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 5%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉरेन कंपनी को पहले ही 40% लग रहा है। अगर इसको सरचार्ज भी ज़्यादा लगा देंगे तो फिर तो भैया कोई कंपनी आएगी नहीं ना यहाँ पे काम करने के लिए। तो इसको नज़रअंदाज करते हुए तो उन्होंने ये स्लैब रेट इसीलिए उनका कम किया हुआ है ताकि वो उनको ज़्यादा टैक्स लगे ही ना किसी भी हालत में। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल रिलीफ। इसमें क्या है, ये बेसिकली क्यों लगता है कि जब भी सरचार्ज है, ये आपने ये देखा होगा यहाँ पे जो ये कंडीशंस लिखी हैं, 50 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा, अगर यहाँ से 1-2 लाख अगर हमारी इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे ऊपर सरचार्ज लग जाता है। जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे ऊपर 25% लगेगा। अगर 5 करोड़ से 1 लाख भी हमारी बढ़ जाती है, 1 लाख भी सिंगल, तो उस पर 37% के अराउंड लग जाता है हमारे ऊपर सरचार्ज। तो वहाँ पे बढ़नी 1 लाख है लेकिन सरचार्ज पूरे के पूरा लग जाता है। तो इस कारण हमारी ये 5 करोड़ की इनकम, एक करोड़ 1 लाख की इनकम बढ़ने से हमारा 37% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसको रिलीफ देने के लिए ये मार्जिनल रिलीफ निकाला है। ठीक है, ये सभी एसएससी पे लगेगा, कोई फ़र्क नहीं है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टैक्स है आपने ओरिजिनल जो भी आपकी इनकम है उस पर निकाल दीजिएगा। फिर टैक्स विदाउट एनी फ्लक्चुएशन ड्यू टू सरचार्ज, जैसे जो उसकी क्लोज की इनकम है, जैसे इंडिविजुअल के केस में है क्लोज की इनकम क्या है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़। और उसमें अब फिर क्या करना है, जो सेकंड पे कैलकुलेट किया है
जैसे सपोज 50 लाख है तो 50 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और एक्स्ट्रा इनकम यानी कि 1 लाख। आपने क्या करना है, आपने ये स्टेप 2 में सपोज हमारी 50 लाख की इनकम है तो हमारी 50 लाख पे हमने एक तो 50 लाख ऐड कर लिया और 50 लाख में प्लस 1 लाख यहाँ पे कर दिया। ये इसमें से अब आपका 51 लाख हो गया। अब 51 लाख पे हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 51 लाख पे 10% सरचार्ज लग जाएगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे हमने 50 लाख पे करना है कैलकुलेट और यहाँ पे हमने 50 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेट किया और उसमें 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर लेना और फिर क्या करना है कि हमने इसमें से ये थर्ड वाला पार्ट लेस करना है। ठीक है, फिर ये हमारा मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। उसके बाद है हमारा अनदर सेक्शन, टू एटी एट बी। जब भी हमने टोटल इनकम निकालनी है, अब आप सोच रहे होगे एक और चीज़ बतानी थी, टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डिडक्शन है, बिफोर डिडक्शन या आफ्टर डिडक्शन है। तो इनके 3 नाम हैं, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम। अगर जब भी आपकी इनकम निकले, ठीक है, उसको राउंड ऑफ 10 के कर लेना, 5 6 7 8 9 को 10 में कन्वर्ट कर देना, 5 से पिछले वाले को पिछले में। जैसे सपोज आपका 216, 217, 218, 219 को 220 में कन्वर्ट कर देना, 213, 214, 212 को आपने 210 में कन्वर्ट कर देना। वैसे ही ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, टोटल इनकम पे भी एंड टोटल पे टैक्स पे भी। अब है ये है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें डिफरेंस क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है जो हमारे डेली बेसिस पे होते हैं, रेकरिंग नेचर पे है, टैक्सेबल है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या है कि कैपिटल गेन होता है। क्यों होता है? अगर हम कोई कैपिटल एसेट सेल आउट कर देते हैं तो उस पर कैपिटल गेन निकलता है, दैट इज़ अ टैक्सेबल। एंड अदर्स क्या है कि उसमें टैक्सेबल नहीं है। इसमें अदर्स में क्या एग्जांपल ले सकते हैं? अदर्स में ये ले सकते हैं कि सपोज आपने कोई मशीनरी दी किसी को बनाने के लिए, बट वो मशीनरी उसने आपको टाइम पर बना के नहीं दी, इससे आपने उस पर वो लगा दी, पेनल्टी लगा दी, तो डैट इज़ आल्सो एक तरीके का वो भी कैपिटल गेन हुआ, पर वो टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन। इसमें एप्लीकेशन में क्या है कि जहाँ पे जो असेसी है वो अपनी विल से कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, वो ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे सपोज असेसी कहता है कि यार मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मतलब इस ट्रस्ट में या इस टेंपल में या इस गुरुद्वारा में कुछ पैसे डालूंगा। ठीक है कि नहीं? सपोज उस असेसी का वो काम हो गया, उसने उस टेंपल या गुरुद्वारे कहीं पे भी किसी भी पर्पस में डोनेशन दे दिया, तो क्या है कि डोनेशन तो उसने दे दिया, तो वो ये नहीं कह सकता यार मैंने 12 लाख कमाए, 6 लाख मैंने दे दिए, वो 6 लाख ही मेरे पास हैं, ये मेरे पास डोनेशन की रिसिप्ट है। वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी क्योंकि उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। बट डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या है कि अगर असेसी की इनकम ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू ऑब्लिगेशन जो कोई लॉ ने क्रिएट किया या कोई डीड ने, ये उसकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि सपोज लॉ ने उस पर कंडीशन लगा दी कि असेसी को कि या ये आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको अपनी इनकम में से जो उन्होंने कुछ, जैसे किसी ने कोई बाई चांस कोई केस कर दिया इसमें उसका इनकम का कोई पार्ट बन सकता है। ठीक है, या उन्होंने कोई डीड लिखी हुई है, जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं कि इसके मरने के बाद इसको इनकम ट्रांसफ़र हो गई, तो उसमें भी उसको वो वाला पार्ट उनको देना ही पड़ेगा, तो उसको मना नहीं कर सकता अगला। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, जनरल रूल है
क्या है, प्रीवियस ईयर है एंड असेसमेंट ईयर है। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर किसको कहा जाता है, प्रीवियस ईयर हम उसको कहते हैं जैसे कि सपोज 2021 है, 2021 इज़ द प्रीवियस ईयर और 21-22 इज़ द असेसमेंट ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर नेक्स्ट होता है और प्रीवियस ईयर पिछला होता है। नेक्स्ट में आगे की क्लासेस में मैं आपको ड्यू डेट्स भी बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि जो बंदा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो कमाता है, वो अगले 31 मार्च के बाद आपने देखा होगा रिटर्न्स फाइलिंग होती है 31 जुलाई को, ठीक है जी। और कब होती है, 31 अक्टूबर को होती है। और ट्रांसफ़र प्राइसिंग की कब होती है, 30 नवंबर को। तो वो असेसमेंट ईयर में आता है कि तो मोस्टली क्या होता है कि जनरली हम असेसमेंट ईयर में ही टैक्स पे करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना है। अगर जैसे कि इनकम नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, किसी का शिपिंग बिजनेस है, हमें ये नहीं पता कि भैया वापस बंदा आएगा या नहीं आएगा, कहीं वहीं का वहीं ना चले जाए, तो उस केस में या बंदा यहाँ से प्रॉपरली छोड़कर जा रहा है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, या बंदे ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, या बंदे ने अपना ट्रांसफ़र किया एसेट्स टैक्स को अवॉइड करने के लिए, या बंदा अपना ये 2 बार लिखा गया, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ये कोई AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन प्रॉपरली बनते हैं। AOP क्या होता है, AOP में एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इसमें सारे बंदे आ जाते हैं किसी भी फॉर्म का हो। BOI में सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं, ये फ़र्क है, डिफरेंस है। आर्टिफिशियली कोई भी इसमें कोई भी पर्टिकुलर सेपरेटली रह गया उसमें आर्टिफिशियल कहलाया जाएगा, ठीक है जी। स्पेशल टैक्स रेट्स क्या है, स्पेशल टैक्स रेट्स में आपको ये बताया जाएगा कि क्या इसमें ये स्पेशली बनाए गए हैं, बट ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि इस पर आप कंपल्शन नहीं है कि आपको ये लगाने ही पड़ेंगे, यानी कि आप चाहो तो ये ऑप्शन चूज़ कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी चूज़ करते। तो ये है जो 115B है, ये अपना सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है। ये कब इफेक्टफुल हुई थी, 17-18 को। इस पर 25% लगेगा अगर ये निचली कंडीशंस फुलफिल करता है। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 मार्च 2016 या उसके बाद। कंपनी किस में इंगेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इसमें आर्टिकल थिंग। कंपनी किस किस का बेनिफिट नहीं ले सकती, 10AA का नहीं ले जा सकती, 32 का, 32AC, 32AD ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। ये 33AB, 33AB क्या है, ये आपका उसमें आ जाएगा कॉफ़ी के रिलेटेड, और ये पेट्रोलियम के। तो इसमें 35AC, 35AD, 35CCC, 35CCD एंड ये सारे 6A के जो भी प्रोविजंस हैं, अदर देन प्रोविजन सेक्शन चैप्टर 6A, अदर देन नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना है अदर देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80JJAA, ये इसको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा। तो जो ये क्वेरीज है मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा कि क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इन सेक्शंस अगर हम 100 क्रक्स क्या है, अगर हम 115BA लेते हैं तो हमें 25% लगेगा टैक्स, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन जो ये डिडक्शंस हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, स्पेसिफाइड बिजनेस की, टी रबड़ की, पेट्रोलियम की, साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है। तो नहीं 32AD ये अपना डेप्रिसिएशन का है, 35AD है अपना स्पेसिफाइड बिजनेस का। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, कौन सा सेक्शन है, इसमें आपको उसके रिलेटेड ही करना पड़ेगा। तो इसमें अपना 35CCC है, जैसे ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड, 35CCD स्किल डेवलपमेंट, ये आपको मैं प्रॉपरली बाइफरकेट करके बताऊंगा कि किसको क्या क्या कहती हैं, क्या क्या पर्पस है इनका।
तो आपने बस ये याद रखना है कि ये सेक्शंस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रख लें सेक्शंस का नाम। एक बार तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहेगा, एक बार 2-4 बार पढ़ लोगे तो प्रॉपरली रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन सभी में ही है, कुछ इंपॉर्टेंट है पीजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25% लगेगा, ये कंडीशंस लगेंगी। एंड क्या है कि इसमें है कि अगर आपका कोई भी लॉस होता है जो अबव में है, सपोज आपके 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर आपने ये अडॉप्ट कर लिया। ये अगर आपने ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया, 25% टैक्स देने के लिए रेडी हो गए, तो अडॉप्ट तो फिर नहीं होगा। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट रिटर्न में ही ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया फिर आप इससे पीछे नहीं हट सकते। बट अगर आपने 115 BA अप्लाई कर लिया फिर आप ये ऑप्शन विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। एंड अनदर कि इसमें कुछ नोट्स भी हैं, कहते हैं कि जो भी लॉस इसमें हैं shall be deemed to have been already given full effect, no further deduction, कोई फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी इसमें। जो भी लॉस हो गया इसमें वो फुल इफेक्ट में मान लिया जाएगा। सरचार्ज भी अप्लाई एज पर अप्लाई ऑन कंपनी। इसका मतलब ये है कि जैसे कंपनी में अप्लाई होता था 1 करोड़ से अबव होने पे 1 करोड़ 10 करोड़ डोमेस्टिक, फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक का क्या था 7% 12%, फॉरेन का क्या था 2% 5%। ये सेक्शन किस पे अप्लाई होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे ही अप्लाई होता है और किसी एसएससी पे नहीं अप्लाई होता, ये भी याद रखिएगा। डोमेस्टिक होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। 115 BAA क्या है, इसमें है कि 22% टैक्स लगेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। वो कहते हैं कि अगर एक बार अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो वैसा ही ऑप्शन वैसे ही लगेगा जैसे आप नॉर्मल में चल रहे हो, यानी कि मतलब ये कि आपने ये ऑप्शन अडॉप्ट ही नहीं किया, तो वही आपको 30% वाला 40% वाला अप्लाई होगा। अगर फॉरेन होगी तो 40, अगर वो ऐसे होगी अपनी लोकल होगी तो 30, अगर 18-19 में आपने 400 करोड़ तक किया है तो 25। तो इसी में भी सेम ही है कि वो कंडीशंस नहीं है। इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, ऊपर में सिर्फ लिखा था सेक्शन 80JJAA, लेकिन यहाँ पे हमें 2 और की भी मिल जाएगी 80LA और 80M। इसमें जो 2-4 हैं वो मैं आपको रेक्टिफाई करके आपको PDF न्यूली डाल दूंगा ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार तो मैं आपको इस वीडियो के लिए ये डाल रहा हूँ ऐसे, तो फिर भी फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस और डेप्रिसिएशन अर्लियर ईयर इज सच लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेड टू एनीवन। अगर ऊपर के इन डिडक्शन के बेसिस पे कोई लॉस है या कोई डेप्रिसिएशन है या कोई आपने साइंटिफिक का वो ले लिया, आपने एसेट ले लिया, या आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के रिलेटेड कुछ आपको लॉस हो गया या कुछ आपने डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करना है, आपने ये देखा होगा कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस पे है उस पर डिडक्शन आपको 100% मिल जाता है। अगर आपने थोड़ा सा बीजीपी भी किया होगा तो इसमें यही है कि आपको वो चीज़ तो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस अलाउंस फॉर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 72A इज सच लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूट एनी लॉस। वो कहते हैं कि अगर कोई भी लॉस है, कुछ भी लॉस ऐसा नहीं होगा एज पर 72A अगर वो ऊपर की डिडक्शन के साथ लिंक्ड है। इनकी क्रक्स यही है कि अगर आपने ये सेक्शन अडॉप्ट कर लिया तो इन जो भी ऊपर जो सेक्शंस है उसके रिलेटेड कोई भी लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड आपको कुछ नहीं मिलना, आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देना पड़ेगा। सिर्फ आपको 80JJAA 80LA और 80M की डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें क्या है कि अगर एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो फिर इसको विड्रॉ नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर में। ये सेक्शन अप्लाई होता है सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी पे
ऊपर वाला अप्लाई होता था सर्टेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, इस पे सरचार्ज 10% लगेगा। एंड इट इज़ आल्सो अप्लाई ऑन स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस में क्या आता है, 111 है, 112 है, 112। एंड अदर इनकम में क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर इनकम ऑफ सोर्स, उस पर भी हमें 22% के हिसाब से ही देना पड़ेगा। 22 नहीं, हाँ 22 है, 22 के हिसाब से देना पड़ेगा। एंड इसमें मैट एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया तो आपको पहले एक बार मैट का जो भी क्रेडिट है, एक बार एक एज पर जो प्रैक्टिकल थिंग है, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं कि मैट पहले एक बार ले लो जो भी आपका खड़ा है, फिर उसके हिसाब से फिर उसको फिर ये ऑप्शन अडॉप्ट करो। एंड लास्ट क्या है, ये है न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। अगर ये न्यू बनी हो, इसमें आपने ये देखा कि 15% की कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है 15% का टैक्स लगेगा। रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1/10/2019 या उसके बाद। और मैन्युफैक्चर और अपना जो बिज़नेस है या प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का आर्टिकल और थीम ये 31/3/2023 तक हो जाना चाहिए। प्लांट या मशीनरी न्यू होनी चाहिए। 20% तक पुरानी चल सकती है। इम्पोर्टेड को भी हम न्यू ही ट्रीट करेंगे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई पुरानी बिल्डिंग या होटल कन्वेंशन सेंटर को हमने एज ए उसमें जो पहले होटल और कन्वेंशन सेंटर था उसकी को ही हमने यूज़ किया हो, या हमने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ा मरोड़ा हो। इसमें एक कंडीशन और नहीं लिखेगी। इसमें एक कंडीशन और है कि अगर आपने कोई रिकंस्ट्रक्शन ना की हो एग्जिस्टिंग बिजनेस की। तो ये बंदे से लिखना थोड़ा सा भूल गया, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा अमेंड करके दूंगा। क्या जो जो है मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, मतलब क्रक्स कहने का। और ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आर्टिकल थिंग में होना चाहिए। बिजनेस मैन्युफैक्चर में क्या क्या नहीं आता, डेवलपमेंट नहीं आता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक सिमिलर आइटम इनटू स्लैब, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, एनी अदर बिजनेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई करता है। ये अपनी कंडीशंस याद करनी है। इसमें है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है उसको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड किया जाएगा। इसमें भी 10% कंपलसरी है। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे लगता है। स्पेशल मतलब कि 111 है, 112, 112 पे लगेगा, लेकिन अदर इनकम पे नहीं लगेगा। अदर इनकम पे 22% ही लगेगा। ये ध्यान रखना आप कि अगर आपने ये अडॉप्ट किया है और आपकी अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो 22% ही लगेगा। और टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, तो उस पर 22% का रेट है, 15% का रेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है उस पर 15% है। तो ये है कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में भी हेल्पफुल होंगे। तो मतलब कि टीचर ऐसे ही इस छोटे से पॉइंट से ही बंदा थोड़ा सा घूम जाता है कि क्या है आगे क्या नहीं। एंड इसमें क्या है कि एक लास्ट पैरा क्या दिया हुआ है, अगर एओ को लगता है कि कोई क्लोज कनेक्शन है कंपनी और एनी अदर पर्सन का, जिसके कारण वो अपना एक ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो एओ कंप्यूट करेगा इनकम एट द रेट ऑफ 30%। और सरचार्ज तो 10% इसमें लगना ही लगना है। इसमें लगना है 115 BAA में लगना है, BA में नहीं लगना। BA में तभी लगेगा, इसमें साफ लिखा हुआ है ना कि अप्लाई तभी होएगा जब एज पर कंपनी है, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें भी ये है कि 30% लगेगा। अगर इनकम टारगेट ट्रांजैक्शन अगर ये 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आ जाएगा और ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो आपने ये देखना है कि 20 करोड़ से नीचे नीचे है फिर नहीं लगेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, अदरवाइज लग जाएगा। तो ये इसका इंटरलिंकिंग है चैप्टर्स का, फिर ये वैसे ही सेक्शंस आ गए।
इसमें 80JJAA 80M का 80L का नहीं है, 80L का इसमें था, ये देखो 80L है इसमें। अब 80JJAA न्यूली एम्प्लॉयड का डिडक्शंस है, ये आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है जी, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। तो हाँ, मतलब कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, थोड़ा सा लगता है कि कन्फ्यूज़न होगा, तो फिर भी धीरे धीरे आपका फ्लो स्लोली बन जाएगा। अगर आप 2-4 बार करोगे इस सेक्शंस, तो थोड़ा बहुत लर्निंग है इसमें, समझना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, फिर इसको लर्न कीजिए। एंड आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा कि आप इसको लाइक कीजिए, या जो भी है डिसलाइक, जो भी आपका मैटर है, पर शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके वीडियो। एंड जो भी काफ़ी बच्चे हैं जिनको प्रॉपरली पता नहीं लग पाता अमेंडमेंट्स का, या प्रैक्टिकल से काफ़ी डर लगता है, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, कोई हुआ नहीं है, टेक्स्ट सिंपल है काफ़ी, आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसके अलावा एक चीज़ आपकी रहेगी, इसमें एक चीज़ था आपका कि अगर जैसे कि यहाँ पे एज है 60 ईयर्स, तो आपको ये होगा कि अगर सपोज हमारा जन्म हुआ है 1 अप्रैल को, तो उसमें आपको कैसे किया जाएगा। जैसे कि सपोज आपका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1961 को, यानी कि 1961, तो आपका 60 ईयर्स कंप्लीट होता है 31 मार्च 2021। तो आपका एज 31 मार्च 2021 की जगह आपका होगा 1 अप्रैल 2021 को। अगर 1 अप्रैल 1961 को अगर हम बॉर्न होते हैं तो हमारे 60 ईयर्स कंप्लीट होते हैं 1 अप्रैल 2021। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगर एक अमेंडमेंट आई हुई है, इसमें क्या है कि वो मैं नेक्स्ट पीडीएफ में डालूंगा, शायद इसको एडिट करते टाइम भी डाल सकता हूँ, इसी में डाल दूंगा। उसमें क्या है कि आप वो कीजिएगा कि उसमें क्या है, अगर आपका 1 अप्रैल 1961 को जन्म हुआ है, तो 1 अप्रैल 2021 का वेट नहीं करना। अगर आप 31 मार्च 2021 भी आ जाती है, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आप 60 ईयर्स के हो गए और आप सीनियर सिटीजन में आ गए। हाँ, बर्थडे आपने 1 अप्रैल को मनाओगे, वो सेपरेट इशू है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक दिन का आपको है। ऐसे ही सुपर सीनियर सिटीजन, यहाँ पर सीनियर सिटीजन ही आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा सुपर सीनियर सिटीजन। यहाँ पे कुछ टाइपिंग वाले ने कुछ काफ़ी चीज़ें कुछ गलतियाँ की हुई हैं, क्योंकि कुछ लिखवाते उसको थोड़ा समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे ये है कि इसमें भी एज 80 ईयर्स है, तो अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 80 ईयर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, 1 अप्रैल 1941 को, तो उसमें भी क्या कि आपके 80 ईयर्स कैसे कहाँ पे कंप्लीट होंगे, 1 अप्रैल 2021 को, लेकिन 31 मार्च को ही आपको मान लिया जाएगा। तो इतना काफ़ी आज के लिए, वैसे भी 5 o'clock हो चुके हैं सुबह के, तो मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाली नहीं। इसके बाद जैसे जो भी इसमें सेक्शंस के हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं लूँगा, एंड हर एक के डिडक्शंस का जो भी 5-5 6 थोड़ी सी वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके, आपका टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी, आप मेरे थोड़ा सा आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे CS बन सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।